की ताज़ा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं अर्पिता आर्या। मशहूर संगीतकार भाइयों की जोड़ी साजिद वाजिद में वाजिद खान का निधन हो गया। वाजिद खान के निधन पर फिल्मी और दूसरे हस्तियों ने शोक जताया। साजिद वाजिद की जोड़ी ने कई हिट फिल्मों में संगीत दिया है। सलमान खान की ज़्यादातर फिल्मों में साजिद वाजिद का ही संगीत रहा है। वाजिद खान ने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर 1998 में सलमान खान काजोल स्टारर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वाजिद ने साजिद के साथ मिलकर सलमान की फिल्म मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, हेलो ब्रदर, गॉड तुसी ग्रेट हो जैसी तमाम फिल्मों का हिट संगीत दिया था। गायक सोनू निगम ने वाजिद खान के निधन की दुखद खबर सोशल मीडिया पर दी। सोनू निगम ने साजिद वाजिद के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरा भाई वाजिद हमें छोड़ गया। वहीं एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने वाजिद खान के निधन पर शोक जताया। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट में लिखा कि दुखद समाचार, एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है वाजिद भाई की हंसी। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बहुत जल्द गए। उनके परिवार और शोक व्यक्त करने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना। अपनी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त, आप मेरे विचारों और प्रार्थना में हो। एक्टर वरुण धवन ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वाजिद खान की मौत की खबर सुनकर हैरान हूँ। वाजिद खान भाई मेरे और मेरे परिवार के बेहद करीब थे। वो आसपास रहने वाले सबसे सकारात्मक लोगों में से एक थे। हम आपको याद करेंगे वाजिद भाई, संगीत के लिए धन्यवाद। वहीं एक्टर परिणीति चोपड़ा ने भी ट्वीट किया और लिखा कि वाजिद भाई आप सबसे अच्छे इंसान थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा गाते रहते थे। उनके साथ हर संगीत सत्र यादगार रहा है। आप सच में बहुत याद किए जाएंगे वाजिद भाई। वहीं गायक मीका सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि हम सभी के लिए बहुत दुखद समाचार। सबसे प्रतिभाशाली गायक और संगीतकार जिन्होंने इतने हिट दिए, मेरे बड़े भाई वाजिद खान हमें छोड़कर चले गए। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूं और आपको हमेशा याद करूंगा। आपका संगीत सदाबहार है। बॉलीवुड उद्योग के लिए एक बड़ा नुकसान। गायिका मालिनी अवस्थी ने वाजिद खान के निधन पर ट्वीट करके लिखा कि चौंकाने वाली खबर है, अविश्वसनीय, वाजिद खान चले गए, क्या हो रहा है। दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। उधर दिल्ली पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ा है। साथ ही पाकिस्तानी कर्मचारियों का ड्राइवर भी जासूसी के आरोप में पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने रंगे हाथों पाकिस्तानी कर्मचारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है। जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों का नाम आबिद हुसैन और ताहिर खान है। वहीं ड्राइवर का नाम जावेद हुसैन है। तीनों पर पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप है। ये तीनों सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपियों से पूछताछ की। भारत ने तीनों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। हरियाणा के अंबाला में एक मोटरसाइकिल सवार को पीटने पर कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस के एक जवान से भिड़ गए। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान ने मोटरसाइकिल सवार को इसलिए डंडे से मारा क्योंकि वो उसको रोकने के बावजूद वो नहीं रुका। लेकिन इस घटना के बाद आसपास के लोग मोटरसाइकिल सवार के पक्ष में खड़े हो गए और उस जवान के पीछे पड़ गए। एक आदमी तो इतने गुस्से में आ गया कि उसने जवान के साथ धक्का मुक्की कर दी। यही नहीं, इस हाथापाई में उसने जवान की वर्दी भी फाड़ दी। लोगों के गुस्से से घबराकर वो जवान पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस के दूसरे जवानों पर उसकी नजर पड़ी, उसे थोड़ी हिम्मत आ गई, जिसके बाद वो उन लोगों को जवाब देता हुआ नजर आया। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस के अधिकारी ने पीड़ित लड़के की पूरी बात सुनी और फिर मामले को शांत कराने की कोशिश की। इस बीच जिस आदमी ने ट्रैफिक पुलिस के जवान की वर्दी फाड़ी, उसे हिरासत में ले लिया गया। देश में आज से 200 स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं। इनमें AC और नॉन AC ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक पहले दिन 1,45,000 से ज्यादा लोग रेल यात्रा करेंगे। रेलवे ने दावा किया कि करीब 26 लाख यात्रियों ने 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों से सफर के लिए बुकिंग कराई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिन लोगों के पास कंफर्म और RAC टिकट होंगे, केवल उन्हें ही स्टेशन के भीतर जाने और ट्रेनों में सवार होने की इजाज़त दी जाएगी। यात्रियों को सफ़र के दौरान
ट्रेनों में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना भी जरूरी होगा। किसी ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी गई है। देश में आज से चलने वाली स्पेशल 200 ट्रेनों में पहली ट्रेन मुंबई के सीएसटी से वाराणसी के लिए रवाना हो गई। स्टेशन के अंदर जाने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उन्हें ट्रेन तक जाने दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म था उन्हें ही ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दी गई। इस दौरान यात्री मास्क लगाए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार का हमारी तरफ से धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हम लोग को नाश्ता मिला और ये मिला, पानी मिला, सब मिला। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। कोरोना के खतरे के बीच डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी दिन रात अपने काम में जुटे हैं, जिनके सम्मान में वायुसेना के 6 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। उन्होंने राजधानी टोक्यो के ऊपर कई चक्कर लगाए। वो सभी अस्पतालों के ऊपर से भी गुजरे और इस दौरान आसमान में कई करतब भी दिखाए। इन विमानों को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ जुट गई। कुछ लोग वीडियो बनाते भी नजर आए। बताया गया कि कुछ इलाकों में कोरोना के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भेदभाव की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने कोरोना योद्धाओं का एक बार फिर सम्मान करने का फैसला लिया। गाजियाबाद में आईएएस अधिकारी रानी नागर और उनकी बहन पर हमले के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। रानी नागर ने अपने और अपनी बहन के ऊपर हमले का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक रानी नागर और उनकी बहन के साथ एक शख्स ने मारपीट भी की थी और इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं कांग्रेस ने रानी नागर के साथ मारपीट को निंदा की और यूपी की योगी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार पर हमला बोला। मैं और मेरी बहन रीमा नागर हम अपने घर के बाहर खड़े थे। वहाँ पर B96 मकान नंबर न्यू पंचवटी से एक आदमी निकल कर आया। वो लोहे की रॉड थी उसके पास। उसने पहले उस रॉड पर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई उसकी रॉड अपनी तरफ आते हुए देखकर। उसके बाद उसने मेरी बहन की तरफ वो झपटा और बहुत ज़्यादा उसे खींच के झाड़ी की तरफ ऐसे ले गया कि वो कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी बहन पर लोहे की रॉड से वार किए। हमारी यहाँ जान को बहुत खतरा है। ये सब काम वही लोग करवा रहे हैं जिन्होंने ड्यूटी पर मेरे साथ लगातार कराई। 3 साल से दर्जनों शिकायतों और हमलों के बावजूद श्री खट्टर ने एक बार भी महिला आईएएस अधिकारी श्री रानी नागर को बुलाकर पूरी बात सुनकर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रानी नागर पर लगातार हो रहे हमले से साफ है कि खट्टर सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दोषियों को संरक्षण दे रही है। जहां एक और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहां इस तरह महिला अधिकारियों के साथ भी इतना उत्पीड़न हो रहा है, बार बार उन पर अत्याचार हो रहा है। आज तक आपने इस मामले में क्या किया है? हम सब कांग्रेस पार्टी महिलाएं रानी के साथ खड़े हैं। क्या सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा को कैंसर हो सकता है? क्या कोरोना से बचाने वाला सैनिटाइजर 50-60 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करने पर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि सैनिटाइजर को 3 महीने से ज्यादा लगाने पर कैंसर हो सकता है। कोरोना के बीच अफवाहों का बाजार फिर गर्म है। कभी मास्क तो कभी सैनिटाइजर। सेहत के लिए नुकसान को लेकर इनके बारे में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से एक और दावा किया जा रहा है, वो भी सैनिटाइजर के बारे में। दावा किया जा रहा है कि अगर सैनिटाइजर को 3 महीने से ज्यादा इस्तेमाल किया गया या फिर उससे बार बार सूंघा गया तो हो जाएगी कैंसर जैसी भयानक बीमारी। क्या सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर का खतरा है? कोरोना वायरस के कारण सैनिटाइजर की खपत अचानक बढ़ गई है। अस्पताल से लेकर हर घर में सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है। लेकिन इसी बीच व्हाट्सएप पर सैनिटाइजर से जुड़ा एक मैसेज भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है, सैनिटाइजर का 50 से 60 दिन तक लगातार उपयोग कैंसर, लीवर, किडनी, फेफड़े सहित किन रोगों की वजह बन सकता है?
खासकर खुशबू वाले सैनिटाइजर को बार बार सूंघने से 2 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी घट सकती है। इस मैसेज के मिलते ही हर कोई सैनिटाइजर को लेकर हैरत में पड़ गया है कि क्या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ठीक है भी या नहीं, क्योंकि सैनिटाइजर में कई तरह के अलग अलग पदार्थ होते हैं और उन पदार्थों से मिलाकर ही इस सैनिटाइजर को तैयार किया जाता है। लेकिन दावे के मुताबिक उनमें से 3 पदार्थ ऐसे हैं जिनसे आपके शरीर को खतरा हो सकता है। पहला पदार्थ ट्राइकोसान आसानी से त्वचा में समा जाता है। ये केमिकल शरीर के अंदर जाकर मांसपेशियों में ऐंठन अकड़न की समस्या पैदा करता है। दूसरा पदार्थ बेंजोलकोनियम क्लोराइड। सैनिटाइजर में उपयोग होने वाला ये केमिकल हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है, लेकिन इसके लगातार उपयोग से त्वचा में जलन, खुजली, चकत्ते पड़ने जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तीसरा पदार्थ फेटलेट्स। ये केमिकल सैनिटाइजर में खुशबू पैदा करता है। अक्सर खुशबू वाले सैनिटाइजर लगाने के बाद बच्चे उसे सूंघते हैं। लगातार सैनिटाइजर सूंघने की आदत से लीवर, किडनी, फेफड़े और प्रजनन तंत्र पर असर पड़ता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों की इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो क्या सच में कोरोना से बचाने वाला सैनिटाइजर ही लोगों को मौत की मुंह में धकेल सकता है? इस दावे की पड़ताल करना भी बेहद जरूरी था और हमारे सारे सवालों का जवाब दिया डॉक्टर रवि मलिक ने। कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए हम लोग अक्सर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सैनिटाइजर की एक खासियत है कि उनके अंदर मोर देन 70% अल्कोहल होना बड़ा जरूरी है। अभी तक के शोध में ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं आया कि जो सैनिटाइजर हैं उनके यूज करने के बाद में कैंसर हो सकता है। ये कार्सिनोजेनिक बिल्कुल नहीं है, कैंसर की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर बेसिकली अल्कोहल होता है। और ये जो सैनिटाइजर्स होते हैं ये हमारे हाथ पे केवल और केवल 2-2.5 मिनट तक ही रुकते हैं और 99.99% जितने भी जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, सबको वो खत्म कर देते हैं। व्हाट्सएप पर वायरल खबर के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीर भी लगाई गई है, लेकिन जब हमने इस खबर के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन से संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने इस खबर से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इससे उनका कोई नाता नहीं है। डॉक्टर से बात करने के बाद ये बात तो साफ हो गई कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल ही कोरोना से बचे रहने में उपयोगी है और इसीलिए फालतू की अफवाहों से खुद को भी बचाएं और औरों को भी बचाएं। साथ ही ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले सोचें, क्योंकि एक गलत जानकारी कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगी सीमाओं को खोलने का फैसला लिया। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर लोग बिना पास के आ जा सकेंगे। यही नहीं, हरियाणा में सभी बाजार अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। कोई ऑड इवेंट का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। हालांकि रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। वहीं धार्मिक स्थल और दूसरी संस्थाओं को खोलने का फैसला हरियाणा सरकार 6 जून को करेगी। यूपी के कानपुर में 15 से 20 लड़कों ने एक मकान के बाहर जमकर पथराव किया। आरोप है कि कुछ लड़कों ने इन लड़कों से अपने घर में बाहर हंगामा करने से मना किया था, जिस पर वो भड़क गए और उनके मकान के ऊपर पथराव करने लगे। लड़कों ने अपने कई और साथियों को भी वहां बुला लिया और देखते ही देखते सड़क पर लड़कों की भीड़ लग गई और वो सभी पत्थर और ईंटें उठाकर मकान के ऊपर फेंकने लगे। भैया नहीं दिखेगा ना वहाँ से। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। हमारे घर के सामने लड़के खड़े हुए थे तो वो गाली गलौज कर रहे थे आपस में, तो हम लोगों ने मना किया कि भैया यहाँ गाली गलौज ना करो। तो इतने बाद में वो लोग ईंटें गुम्मे चलाने लगे। बताया गया कि इस घटना में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। लॉकडाउन खुलते ही सऊदी में उमड़ पड़ी हजारों की भीड़। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सऊदी में लॉकडाउन खुलते ही हजारों की संख्या में लोग मॉल पहुंच गए और शटर खुलते ही सामान लेने के लिए एकदम भागदौड़ मच गई। वायरल वीडियो को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लॉकडाउन के बाद का ऐसा नजारा जिसने देखा वो हैरत में पड़ गया। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। एक मॉल है
मॉल का शटर बंद है, तभी मॉल के 2 कर्मचारी आते हैं और मॉल का शटर उठाते हैं। गेट के बाहर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं जो चिल्ला रहे हैं। तभी दूसरी तरफ वाला गेट खुलता है और भेड़ बकरियों की तरह लोग मॉल के अंदर धक्का मुक्की करते हुए घुस जाते हैं। ना कोरोना वायरस का डर, ना सोशल डिस्टेंसिंग, बस होड़ है तो मॉल खुलते ही उसके अंदर दाखिल होने की। जिसे देखो वो बस भागता हुआ अंदर घुस रहा है। कुछ औरतें शॉपिंग ट्रॉली लेने लगती हैं, तो वहीं वीडियो में आगे कुछ औरतें पागलों की तरह सामान जमा करती हुई नजर आती हैं। जिसे देखो वो बस सामान पर टूट रहा है। सोशल मीडिया पर दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो सऊदी अरब का है, जहां लॉकडाउन में ढील देते ही मॉल में भीड़ उमड़ पड़ी और जरूरी सामान जमा करने की होड़ मच गई। लोगों ने वीडियो को सोशल मीडिया साइट फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करते हुए दावा किया, देखिए लोगों का हाल, सऊदी में लॉकडाउन खुलते ही लूट मच गई। वहीं दूसरे ने लिखा, सऊदी अरब का शॉपिंग मॉल, लॉकडाउन के बाद का हाल देखिए। वीडियो में इतनी भीड़ देखकर हम भी हैरान रह गए कि क्या सच में लॉकडाउन में ढील देने पर इतने सारे लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मॉल में आने दिए गए। यहाँ तक कि किसी की भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हुई, किसी तरह की कोई भी सावधानी नहीं बरती गई। तो क्या ये वीडियो सऊदी अरब का ही है? क्या लॉकडाउन के दौरान मॉल में इतनी भीड़ उमड़ी? कोरोना वायरस के बीच नियमों की अनदेखी क्यों की गई? हमने वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर अपनी पड़ताल शुरू की और हमने इस वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से ढूंढना शुरू किया। हमें इसी के जैसा वीडियो YouTube पर मिला जो हूबहू इससे मिलता जुलता था, जिसे YouTube पर एक उर्दू चैनल ने डाला हुआ था, जिसका नाम भी उर्दू में लिखा था, जिसका मतलब है एक्सक्लूसिव ट्यूब। चैनल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को देखने से पता लगा कि ये दिसंबर 2019 को पोस्ट किया गया था, जिसे लोगों ने 9000 से ज्यादा बार देखा है। वीडियो को डालने की तारीख से एक बात तो साफ हो गई कि ये वीडियो कोरोना फैलने से पहले का है। वहीं हमने इसका शीर्षक भी पढ़ा जो उर्दू में लिखा था, जिसका मतलब था सऊदी अरब ने एक मॉल में सब कुछ 5 रियाल में बेचने का ऐलान किया। सस्ता सामान खरीदने के लिए जुटे लोगों की भीड़ का नजारा। मतलब साफ था कि वीडियो लॉकडाउन में ढील मिलने का नहीं, बल्कि कोरोना फैलने से पहले सऊदी के एक मॉल में सेल लगने का है, जिसकी वजह से जनता मॉल पर इकट्ठा हो गई और मौका मिलते ही सामान पर टूट पड़ी। जिसे जो मिला वो उठा लिया। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के पुराने वीडियो को लॉकडाउन के बीच मॉल खुलने और फिर बेकाबू भीड़ के जबरन अंदर घुसने का बताकर वायरल किया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में कोरोना के कहर के बीच पानी का संकट झेल रहे लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने दावा किया कि पिछले करीब 10 दिन से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। यही वजह रही कि द्वारका सेक्टर 2 के रहने वाले सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। थोड़ी ही देर में सड़क पर जाम लग गया। कई गाड़ियां लोगों के प्रदर्शन की वजह से फंस गईं। हालात को संभालने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों से सड़क को खाली करने की अपील की। इसके बाद चौराहे पर खड़े सभी लोग वहां से हटकर एक दूसरी सड़क पर बैठ गए। पानी चाहिए हमारे को, और चीज मत दो, लेकिन पानी तो चाहिए ना। पानी के बगैर हम कैसे जीवित रहेंगे यहाँ पे। बताया गया कि इस इलाके में गर्मी बढ़ते ही पानी की समस्या बढ़ जाती है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में ई रिक्शा बनाने वाली एक कंपनी ने कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शाओं में बदलाव किया। आमतौर पर एक ई रिक्शा में 4 लोगों के बैठने की जगह होती है और उनके बीच ज्यादा दूरी भी नहीं रहती। लेकिन गाजियाबाद की एक कंपनी ने ई रिक्शा की बनावट में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हर रिक्शे को बीच से 4 हिस्सों में बांटा गया। इसके लिए उनमें प्लास्टिक की शीट और लोहे की पतली चादर इस तरह लगाई गई ताकि उनमें बैठे 4 लोग एक दूसरे को देख भी न सकें। इसके अलावा हर रिक्शे में एक मशीन भी लगाई गई जिससे ई रिक्शे को सैनिटाइज किया जा सके। कंपनी का दावा है कि ई रिक्शों की बनावट में बदलाव के बाद भी उनकी कीमत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कोरोना संकट में ये लोगों के लिए काफी कारगर होगा। 5-5.5 हज़ार में आप अपना जो अभी आपके पास रिक्शा है उसे भी मॉडिफाई करा सकते हैं और नया रिक्शा लेंगे तो उसमें 5-5.5 हज़ार रुपए ऐड होंगे आपके। देश भर के कई राज्यों में टिड्डियों का हमला बढ़ता जा रहा है। यूपी में भी टिड्डियों के खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई।
जिसके बाद वाराणसी के किसान टिड्डियों से अपनी फसलों को बचाने में जुट गए। किसान टिड्डियों को दूर रखने के लिए गोबर मिट्टी का घोल बनाकर फसलों पर छिड़कते दिखाई दिए। इसके साथ ही वो खेतों में खड़े होकर जोर जोर से बर्तन भी बजाते दिखे ताकि शोर सुनकर टिड्डियां भाग जाएं। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बाजार तक ना पहुंच पाने की वजह से उनकी कई फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और अब टिड्डियों की वजह से उनकी मुसीबत और बढ़ गई। तो लॉकडाउन के कारण से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब ये फसल अगर बर्बाद हुई तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के बीकानेर में तो टिड्डियों ने गाँव के साथ ही शहरी इलाकों का भी रुख कर लिया। लाखों की तादाद में टिड्डियां शहरी इलाकों में घूमती दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें भगाने के लिए लोगों ने बर्तन बजाना शुरू कर दिया। बताया गया कि टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई। बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार वगैरह किसानों को सहायता दे, इसको मारने की व्यवस्था भी करे टिड्डी का तुरंत। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पर टिड्डियां भारत आई हैं और इस परेशानी से निपटने के लिए पाकिस्तान को भारत की तरफ से मदद की पेशकश भी की गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं संसाधनों की आवश्यकता या पेस्टिसाइड की आवश्यकता तो भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमें कोई पॉजिटिव उसका वहाँ की सरकार के द्वारा नहीं मिला। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ गढ़ी गोल चक्कर के पास हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया उस पर लूट के कई मामले चल रहे हैं और 25,000 का इनाम भी था। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया और एक बदमाश की गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा लेके यहाँ से निकल गया है। कॉम्बिंग करी जा रही है उसको अरेस्ट करने की और जो बदमाश पकड़ा गया है उसकी पहचान की गई तो वो उसका नाम संजय यादव है, जो थाना फेज 3 क्षेत्र में करीबन 4-5 मुकदमे पहले इसके ऊपर लूट के हैं और पिछले साल से इसके ऊपर 25,000 का इनाम चल रहा है और इस पर टीम पहले से लगी हुई थी और इसके जो साथी है उसको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। बताया गया कि पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लेकिन राष्ट्रपति इसके बावजूद बाहर निकल रहे हैं, जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने गाड़ियों का जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां एक साथ नजर आईं। इस दौरान कोई अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। लोगों ने विरोध जताने के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। बताया गया कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के जरिए वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। गाड़ियों के जुलूस के अलावा कुछ लोग सड़क के किनारे प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। बताया गया कि राष्ट्रपति इन दिनों एक रेल प्रोजेक्ट का प्रचार करने में जुटे हैं। हरियाणा के पलवल में जोरदार बारिश के बाद अनाज मंडी तालाब में तब्दील हो गई, जिससे गेहूं के हजारों बोरी पानी में डूब गए। मंडी में ये गेहूं खुले में रखा हुआ था और बारिश होने के बाद अनाज मंडी में पानी भर गया, जिसमें गेहूं की बोरियां डूब गईं। कारोबारियों ने बताया कि गेहूं की बोरियां भीगने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अचानक ही आई बारिश से व्यापारियों को, आड़तियों को, किसानों को, सभी को नुकसान है। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि सरकार इसको अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। कि जो निकासी है पानी की वो होडल में बहुत ही कम है और जो बार बार ये समस्याएं हो रही हैं ये पानी की निकासी की वजह से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में गिरी एक कार को निकालने के दौरान क्रेन भी उसमें गिर गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब क्रेन के जरिए कार को नदी से निकाल लिया गया था। तभी क्रेन पलट गई, जिससे कार एक बार फिर उसके साथ नदी में गिर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। क्रेन के गिरते ही लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। अरे इसीलिए बोल रहा हूं, हट जाओ सारे, तो हटते भी नहीं हो तुम लोग। हालांकि क्रेन का ड्राइवर वक्त रहते कूद चुका था, इसलिए उसकी जान बच गई, लेकिन कार में सवार 2 लोगों में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि कार के नदी में गिरते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंच गए और क्रेन से कार को निकालने की भी कोशिश शुरू हो गई। यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि बसों को चलाने के लिए मिलने वाले लाइसेंस के मुद्दे पर 2 गुट आमने सामने आ गए।
और उनके बीच लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। किसी की जान की परवाह किए बिना दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलाई गईं। फायरिंग की आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद कई लोग वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया। 7:15 до поліції Київської області надійшло повідомлення до лінії 102 про перестрілку невідомих осіб। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि बसों के लिए लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के साथ आतंकियों की कई घंटे तक मुठभेड़ चली। सुरक्षा बल को एक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे इलाके को घेर लिया गया और सुरक्षा बल की गाड़ियां चारों तरफ खड़ी कर दी गईं। कई जवानों को तैनात कर दिया गया। एक एक मकान में जाकर तलाशी ली गई। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन से आतंकी घबरा गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी गोलियां चलाई। आतंकियों के साथ मुठभेड़ काफी देर तक चली। खबर है कि मौका पाते ही सभी आतंकी भाग गए। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।